So let us start with our second lecture on damage, radiation damage. और ये स्लाइड हमारी पिछले लेक्चर की आखिरी स्लाइड थी। अगर हम इस स्केच को देखें तो बेसिकली ये प्लॉट कर रहा है कितनी एनर्जी हमें चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए हमें एक एटम को उसकी जगह से हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, उसकी बॉन्ड एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। बॉन्ड एनर्जी के अलावा भी इसमें फैक्टर्स होते हैं। मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में बॉन्ड एनर्जीज मुख्तलिफ होती हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास इन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, टंगस्टन मॉली का ज़्यादा है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है वैसे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डिस्प्लेस करने की वो बढ़ती जाती है, क्योंकि एटम्स ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं अगर उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा मजबूती से जुड़े होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और जो इरेडिएशन की वजह से डैमेज हो रहा है वो डैमेज जो है वो भी ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो डैमेज होगा। ओवरऑल इसके लिए एक फिगर है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ऑन एवरेज, कि मिनिमम इतनी चाहिए, कम से कम। कम से कम का मतलब कि जिस क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन पे सबसे आराम से ये डिस्प्लेस हो जाएंगे उनकी एनर्जी इतनी है। जाहिर है कि ये एक रफ सी एक जर्नलाइज सी फिगर है, लेकिन एक्चुअल मटेरियल्स में ये डिफरेंशिएट करती है। आप ये देख रहे हैं कि मिनिमम में ये वेरिएशन बहुत नहीं है, लेकिन जो एवरेज है उसमें है, क्योंकि बाज क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस में ये ज़्यादा है। अगली चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एल्यूमिनियम एज ए एल्यूमिनियम प्रेजेंट है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है रिएक्टर में। आपको पता ही है कि अब रिएक्टर्स में मटेरियल्स प्योर एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूरी नहीं के हों। ठीक है, यूरेनियम जो है फॉर एग्जांपल वो खुद भी यूरेनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ऑक्साइड के फॉर्म में जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो ऑक्साइड के फॉर्म में बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो ये हमने पिछली दफ़ा देखा था। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो एक न्यूट्रॉन घुसा मटेरियल में और उसने क्या किया, एक एटम को हिट किया, और एक एटम को हिट करने के बाद उसको हमने नाम दिया प्राइमरी नॉकडाउन एटम का। तो अब उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई न्यूट्रॉन से एटम को, और ये एटम काफ़ी एनर्जेटिक है। ऐसे ही है जैसे कि शीशे की दुकान में कोई बुल इन ए चाइना शॉप, और वो जहाँ उसने टक्कर मारी वहाँ उसने तबाही फैलाई, वहाँ उसने एटम्स को डिस्टर्ब किया। तो अब बहुत से पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से एक कास्केड बनेगी। तो हमने अब इस कास्केड की अंदरूनी सूरत हाल को देखना है, ठीक है, इस लेक्चर में, कि इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स ये कैसे होंगे। एक चीज़ जो आपको ओवरऑल मैसेज यहाँ से मिलेगा कि एक परफेक्ट क्रिस्टल में जब डिफेक्ट होते हैं हम उनको डिफेक्ट कह देते हैं, लेकिन ये डिफेक्ट भी जो है कोई ये रैंडमली प्लेस नहीं होते, इनके भी रूल रेगुलेशन होते हैं, इनके भी अ, एक डिसिप्लिन होता है जिसके तहत ये डिफेक्ट्स अपने आप को अरेंज करते हैं। और कौन सी चीज़ उसको डिक्टेट कराती है, उसको बेसिकली सिस्टम की मिनिमम एनर्जी डिक्टेट कराती है। एक मॉडल हमने पिछले लेक्चर में देखा था वर्कमैन का, ये दूसरा मॉडल है जो रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड मॉडल है। आइए इसको भी देख लेते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये न्यूट्रॉन, इनकमिंग न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये इनकमिंग न्यूट्रॉन आ रहा है और इसने क्या किया है, इसने किसी भी एक एटम को हिट किया। एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, न्यूट्रॉन और एटम के दरमियान ताल्लुक क्या है, ऐसे ही है जैसे साइकिल और ट्रक के दरमियान है। तो बेशक साइकिल की एनर्जी जो हो वो किस में हो, वो
मेगावाट्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तब भी क्या होगा कि साइकिल अपनी सारी एनर्जी इसको दे के खुद फारिग हो जाएगा। अब आयनाइजेशन का मतलब ये है कि अब ये जो एटम है इसको कुछ नहीं पता कि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ हैं, तो और इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन शो कर रही है आयनाइज्ड पार्टिकल के पाथ की। जब तक उसकी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो जाएगी वो सुकून से नहीं बैठेगा, चैन से अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं आएगा, एनर्जी कंडीशन में। तो इसने टकरा टकरा के सर अपना एनर्जी देनी है, और किस तरह देगा अभी। तो ये क्या किया इसने, सबसे पहले आके यहाँ एक एटम मौजूद था इस जगह पे, उसको इसने हिट किया और वो एटम अब कहीं चला गया। ये चीज क्या बन गई, ये वैकेंसी बन गई, ये वैकेंसी है। और वो जो एटम यहाँ से गया था वो उस वक्त तक दौड़ता रहा और परेशान करता रहा जब तक कि उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। और कहाँ जीरो होगी, ये तो जहाँ एनर्जी खत्म होगी इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि ये किस सड़क पे, किस जंगल में, किस बियाबान में पहुंचता है। तो रैंडमली हम कहेंगे कि ये एक इंटरस्टिशियल साइट पर रुक गया बजाय लेटेस्ट साइट पर रुकने के, एक रैंडमली। तो अगर एक मेरे पास एक पॉइंट डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल और एक वैकेंसी मौजूद है तो इनका जोड़ कहलाता है फ्रैंकल पेयर। ठीक है, ये फ्रैंकल पेयर कहलाता है। ये तो हो गया, इसने क्या किया, इसने यहाँ से आया था, यहाँ एक एटम था, ये इससे टकराया, कितने थे, दो एटम हो गए, एक इधर निकल गया। और जो अब प्राइमरी नॉक्ड ऑन एटम था वो क्या किया, उसने आगे किसी और को हिट किया, जिसको हिट किया उसको इधर से उसने कोई रास्ता दिखाया, इसको अभी देख लेते हैं। और खुद अल्टीमेटली टकराता टकराता कहीं आके रुक गया। तो ये इसकी फाइनल साइट ऑफ प्राइमरी नॉकडाउन एटम है, किसी एक जगह जहां उसकी एनर्जी खत्म हो गई। एक तो उसने कहाँ एनर्जी दी, हिट करने में, बाइंडिंग एनर्जी को डिस्टर्ब करने में। फिर जिनके करीब से गुजरा है उनको उसने क्या किया है, उसने उनको उसने उनको एनर्जी ट्रांसपोर्ट की है बाय फोकस्ड कोलिजन्स। ये एफसीसी लैटिस की तस्वीर है जहां पर ये इसके क्लोज पैक्ड प्लेन्स में वो डायरेक्शन है जिसपे क्लोज पैक्ड प्लेन्स हैं, एटम्स हैं, ये वो डायरेक्शन। तो जब यहाँ इसने क्या किया, इसको एनर्जी दी, इसने अपने सबसे पड़ोसी को सबसे ज्यादा परेशान किया, उसने उसको तो ये क्या है, एनर्जी। ये अभी एटम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ये सिर्फ वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो कि क्लोजेस्ट नेबर्स के जरिए आगे बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। ठीक है, इसको देखते हैं कि जो यहाँ से हिट किया था ये किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, रुक गया वहां पे। यहां से हिट किया था इसने, किया गया किसी ऐसे एटम को हिट किया जो कि अपनी साइट पे बैठा हुआ था और खुद उसकी साइट पे बैठ गया और इसको उसने किसी इंटरस्टिशियल पे डाल दिया। तो ये देख लीजिए कि इस केस को कहते हैं एक्सचेंज कोलेशन। एक्सचेंज कोलेशन का मतलब कि ये खुद तो किसी साइट पे बैठ गया लेकिन इसने जिसको हटाया था अब वो बेघर हो गया, अब वो किसी इंटरस्टिशियल साइट्स पे है। एक चीज आपने याद रखनी है, हम उसको अभी किसी जगह जहाँ तस्वीर की डिस्कशन खत्म होगी वहां डिस्कस करेंगे कि जो इंटरस्टिशियल एटम है ये स्टील में कार्बन नहीं है, ये स्टील में या सॉरी आयरन में कार्बन नहीं है, ये आयरन में आयरन का इंटरस्टिशियल है और सूरत हाल बहुत फर्क है यहाँ पे। ठीक है, इसको जहन में रखना है आपने, मैं भूल जाऊं तो सवाल करना है। हम आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये न्यूट्रॉन आया, इसने किसी को एनर्जी बहुत ज़्यादा दी। ये वाली पाथ ग्रीन वाली आयनाइज्ड पार्टिकल की पाथ थी जो नॉकडाउन हुआ था, फिर उसकी एनर्जी संभल गई। अब क्या है, अब वो कहीं जाके वो रुक गया। ये प्राइमरी नॉकडाउन की फाइनल पोजीशन है। ठीक है ना। और ये जो रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये वाले रास्ते, ये क्या है कि जो नॉकडाउन एटम थे अब ये उनके रास्ते हैं। ये सेकेंडरी नॉकडाउन और टर्शरी नॉकडाउन की तस्वीरें हैं यहाँ पे ये सारी। ठीक है, यहाँ क्या है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्राउडियंस, ये मुखफ़फ़ है क्राउड इन्स का। ये कॉन्सेप्ट है,
ये कॉन्सेप्ट है कि एक एटम, फर्ज करें कि जो नॉक्ड हुआ था वो घुस गया कहाँ पे, क्लोज पैक्ड सिस्टम में घुस गया, जो क्लोज पैक्ड डायरेक्शन थी, क्लोज पैक्ड प्लेन्स की, उनमें घुस गया। अब क्या किया इसने, इसने ये उन्हीं प्लेन्स में है, उन्हीं डायरेक्शंस में है, लेकिन इसने अपने आप को धक्के दे के कहीं जगह बना ली। वो जो मस्जिद की सफ़ों में बाद में आके बैठते हैं और दाएं बाएं धक्का दे के जगह बना लेते हैं, ये वो वाली हरकत है। ये क्राउडेंस है। इनकी ये प्लेन्स कौन से हैं, एफसीसी के। ये एक मॉडल है जो एक स्कूल ऑफ थॉट ने दिया है, इसमें कंट्रोवर्सी भी है। बहरहाल टर्मिनोलॉजी को एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, सही है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली हमारे पास एक एक जोन आ गया है पूरा, जो कि डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी जगहें थी बैठने की एटम्स की, एटम उनमें से कम जगहों में बैठे हैं। यहाँ डेंसिटी कम है, एक डिसऑर्डर है और डेंसिटी कम है। बाकी इसके अतराफ क्या है, अगेन डिसऑर्डर है और डेंसिटी ज्यादा है। तो ये मॉडल था कि वेकेंट साइट्स लीड टू जोन्स डिवॉइड ऑफ एटम्स। ये क्या कहें, ये डिवॉइड ऑफ एटम्स हैं। इनको एटम डिप्लीटेड जोन्स या डाइल्यूटेड जोन्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं। रफली हमारे पास क्या है टाइम स्केल पे, हमने टाइम स्केल से बात शुरू की थी पहले लेक्चर में। एक बहुत हाई एनर्जी का एक प्रोजेक्टाइल आया, एक न्यूट्रॉन आया। कहाँ से आया, फिशन के जरिए आया। कितनी एनर्जी लेके आया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेके आया। और उसने क्या किया, इट क्रिएटेड रीजन्स ऑफ इट क्रिएटेड रीजन्स ऑफ एटम्स विद हाई एनर्जी स्टेट। उसने अपनी सारी एनर्जी इन एटम्स के हवाले कर दी, और अब ये एटम जो हैं ये तेजी से वाइब्रेट कर। ये कितनी देर में हुआ है, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ पीको सेकेंड्स में हुआ है। फिर इनकी अब हर एक की एनर्जी ज्यादा थी, इसने अपनी अपनी डायरेक्शन में दौड़े लगाई इन एटम्स में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट स्पाइक, एटम्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, खुद जो डिस्प्लेस्ड हैं वो कहीं जाके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठेंगे, जो जगहें खाली करेंगे वो वैकेंसीज होंगी। तो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी नॉकडाउन एटम, ये डिस्प्लेसमेंट स्पाइक। इसको डिफाइन, अब एक्सप्लेनेशंस में हम आगे बढ़ रहे हैं मेच्योरिटी के साथ। थर्मल स्पाइक मॉडल वो ये कहता है कि जो मूविंग पार्टिकल एक तेजी से आया है, उसने मटेरियल को क्या किया है, एनर्जी दी है, इन्हें कोट अनकोट हीट अप किया है। किस जगह को हीट अप किया है, जिस जगह से गुजरा उसके आसपास को, सराउंडिंग इट्स ट्रैक। कितनी देर में किया है, जस्ट फ्लैश ऑफ ए, ये बनी हमारी मेटलर्जिस्ट की जबान में ये तो क्वेंच्ड अप हुआ है। क्वेंच्ड अप होना है तेजी से हीट को देना, एक क्वेंच डाउन होता है तेजी से हीट को जज्ब करना। प्रोड्यूसेस इफेक्ट सिमिलर टू हीटिंग एंड रैपिडली क्विंच, ठीक है ना। इन किस चीज में हुए, फ्रैंकल डिफेक्ट याद है, एक वैकेंसी एक इंटरस्टिशियल। इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग टू परमिट एनीलिंग, ठीक है ना। याद है वो सिमुलेशन जो पड़ी थी कि पिको सेकंड्स में जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए थे वो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाईएस्ट एनर्जीज रह गई, चीजें फैल गई। पिछले लेक्चर में सिमुलेशन देखी। डिस्प्लेसमेंट स्पाइक क्या है, एक डिसऑर्डर है, डाइल्यूटेड जोन है जहां एटम जहां से गायब हो गए, और कंसंट्रेटेड जोन है उसके आसपास। डिसऑर्डर है ना, कहाँ होता है, मेटल्स में, लिक्विड में होता है। लिक्विड में डिसऑर्डर तो होता है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी का हाथ पकड़ के चलता है। जो लिक्विड में एटम्स फ्लो करते हैं वो अपने पड़ोसी से लिंक अप रखते हैं, जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन है वो रहता है। गैस में क्या होता है, पड़ोसी को ही नहीं पता होता। हर पार्टिकल जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, इतनी एनर्जी। तो यहाँ भी आया, ये गैस है या लिक्विड है, ये कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर एट दैट लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इसको हम डेंस गैस कह रहे हैं। डेंस क्यों कह रहे हैं, कि वॉल्यूम नहीं बढ़ सका, आसपास का मेटल तो सुकून से बैठा था ना, उसने वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दिया टोटल। तो ये अगेन ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिस तरह से ये प्राइमरी स्पाइक और उसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट स्पाइक, ये थर्मल स्पाइक है और ये डिस्प्लेसमेंट स्पाइक है। तो हमने समराइज किया है बेसिकली एक मॉडल के जरिए इन चीज़ों को। देख लेते हैं कि इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इसको आपने समझना ही इम्पोर्टेंट है चीज़ ना। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले और बात को मिक्स अप ना करें।
तो यही चीजें नॉर्मली एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। सेवरल हमने प्रोसेसेस देखे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक एनर्जी पार्टिकल आया और लैटिस के साथ उसने इंटरेक्ट किया। उसने क्या किया, अपना बोझ जो था इनके कंधों पे डाल दिया, ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी गिविंग बर्थ टू पीकेए। इसको एनर्जी मिली तो क्या हुआ, अब इसने इतनी एनर्जी के साथ तो अपनी जगह पे बैठना नहीं था ना। अब तो इसने ग्वालमंडी से मकान निकल के डीएचए में बनाना था। एटम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज लेटेस्ट साइड। इसके बाद क्या हुआ, पैसेज ऑफ डिस्प्ले, अभी एक जहां जहां से गुजरेगा वहां परेशान करेगा। accompanying क्रिएशन ऑफ एडिशनल नॉकडाउन एटम्स। ठीक, प्राइमरी से हम कहाँ गए, हम सेकेंडरी और टर्शियरी नॉकडाउन एटम्स पे आ गए। नतीजे में क्या चीज बनी है, एक डिस्प्लेसमेंट कास्केड बन गया जिसमें कलेक्शन है पॉइंट डिफेक्ट्स का। याद रखिएगा, हमने इन चीजों को कैच करना है दोबारा कि ये पॉइंट डिफेक्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो क्लस्टर्स हैं, अभी डिफेक्टिव क्लस्टर है, वैकेंसीज भी, इंटरस्टिशियल्स भी, इम्प्योरिटी एटम्स भी, एक नई टर्म आ गई। ये कहाँ से आ गए, जब एक न्यूट्रॉन घुस रहा है तो वो ये भी तो कर सकता था ना कि किसी एटम के दिल में घुस जाता, न्यूक्लियस में घुस जाता। न्यूक्लियस में घुसेगा तो क्या होगा, एलॉय चेंज हो, सॉरी, आइसोटोप चेंज हो जाएगा। आइसोटोप चेंज हो सकता है, उसके नतीजे में एलिमेंट चेंज हो सकता है। अब क्या है कि नए एलिमेंट्स जन्म ले रहे हैं। ये सब क्या है, ये डिफेक्ट क्लस्टर्स है। आखिर में जब इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सुकून से जाके किसी ऐसी जगह बैठ जाएगा जो कि एटॉमिक साइट भी नहीं थी, जहां जगह मिलेगी वहीं बैठेगा। हमने देखा क्या है कि रेडिएशन डैमेज एक इवेंट है। ये कब होती है, जब इनकमिंग की एनर्जी उस थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होती है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है ना, बॉन्डिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, उसके नतीजे में। सर जहाँ से इंटरस्टिशियल पे से डिस्प्लेस होके एटम गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो जो खाली स्पेस है वो डिस्प्लेसमेंट स्पाइक है, या वो सिर्फ उस सेंटर पोजीशन पे जहाँ पे जाके वो एनर्जी लूज कर देता है, सिर्फ उसे ही कह सकते हैं। मैं आपके सवाल को ये समझा हूँ कि इसने जो जगह छोड़ी थी वो खाली हो गई। ठीक है ना, यस सर। अब ये रुकेगा कहाँ, ये जहाँ रुकेगा वहां तो इसको कुछ नहीं पता मंजिल कहाँ है। जहाँ पैसे खत्म हो गए वहां बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो वो रैंडमली वो जगह कौन सी होगी, वो कोई इंटरस्टिशियल साइट होगी। ऐसा ही होगा ना। जी सर। पॉसिबिलिटीज हैं, या वो कोई इत्तेफाक से वैकेंसी मिल जाए इसको, इत्तेफाकन, कि वहाँ इत्तेफाकन वैकेंसी हो। वैकेंसीज एक्चुअली जितने एटम्स हैं उनके मुकाबले में काफी कम होती हैं, तो वैकेंसी का मिलना एक बहुत रेयर इत्तेफाक है। तो ज्यादातर तो ये है कि जहाँ बैठेगा जगह वो कोई इंटरस्टिशियल साइट हो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जहाँ जाके टकराया है ये उस एटम को जगह से हटा दे, खुद बैठ जाए उसकी जगह, तो खुद तो साइट पे बैठ गया, और जो साइट वाला जगह था अब वो इंटरस्टिशियल एटम बन गया। यही सवाल था। सर ये क्वेश्चन था कि वो जब गया तो उसने अपनी जगह खाली छोड़ी ना, तो वो जो खाली जगह छोड़ी उसने, उससे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट स्पाइक या नहीं? वो खाली जगह वैकेंसी होगी ना। ओके सर, ठीक है। खाली जगह तो वैकेंसी कहलाएगी ना। ये आपका सवाल ही अच्छा है कि जब मेरे पास खाली जगहें भी मौजूद हैं और इंटरस्टिशियल साइट भी मौजूद है, तो फिर ये आपस में मर्ज क्यों नहीं हो जाती सारी की सारी। तो एक तो उसकी उसके सिंपल रीजन तो ये है कि अगर किसी दावत में प्लेटें खाली एक जगह रखी और मेहमान किसी और मेज पे खड़े हैं तो वही सूरत हाल होगी। ठीक है ना, जो बुफे डिनर्स में होता है। तो एक आखिर में बची हुई प्लेट किसी और मेज पे और मेहमान किसी और मेज पे खड़ा है जिसको प्लेट नहीं मिल रही। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे आज। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये जो कास्केड की सिमुलेशन है या मॉडल है, ये मॉडल जो है ये जितने प्रेडिक्ट करता है कि इतने डिफेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकली डिफेक्ट्स जो है वो उसके सिर्फ 20 to 40% ही नजर आते हैं। मॉडल काफी
प्रेडिक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक कास्केड हमने देखा है ना, एक दूसरा कास्केड है, तो जो दो कास्केड्स के दरमियान डिफेक्ट्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे को किल आउट करते हैं, ठीक है ना। एक का इंटरस्टिशियल साइड दूसरे की वेकेंसी से जाके मिल जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो डिफेक्ट्स नजर आते हैं वो एक छोटा सा फ्रैक्शन है उसका, जो कि मॉडल प्रेडिक्ट करता है। आपने दो एंटिटीज, सवाल भी आपका जो है वो इन्हीं दोनों पर है कि हमारे पास दो बेसिक एंटिटीज जनरेट हुई हैं। एक है सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। ये सेल्फ की टर्म को अगेन मैं कह रहा हूं, भूलिएगा नहीं। सेल्फ का मतलब क्या है कि ये आयरन के अंदर, आयरन खुद ही इंटरस्टिशियल बना हुआ है। ये अब तक नहीं देखा था हमने नॉर्मल मेटलर्जी में। तो इंटरस्टिशियल तो बहुत छोटा सा एटम होता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, छोटे एटम होते हैं। यहाँ पे आयरन किया इंटरस्टिशियल जो है, आयरन खुद इंटरस्टिशियल बन गया है अपने ही लैटिस की साइड। तो अब हम मुकाबला कर रहे हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम का, इसके साथ वैकेंसी के साथ। इन चीजों को कंपेयर करें, फॉर्मेशन एनर्जी। अगर किसी जगह इस आयरन के एटम ने इंटरस्टिशियल साइड पे बैठने, छोटी सी जगह पे दाएं बाएं कितनों को धक्के देने, कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए, वैकेंसी है। अब वैकेंसी जो है वो खुद एक खाली जगह है, और ये क्या करेगी, आसपास के मटेरियल्स को स्ट्रेन करेगी, उनको क्या करेगी, खाली जगह की तरफ खींचेगी। तो इसकी अपनी एक एक स्ट्रेन एनर्जी है, एक स्ट्रेन ये क्रिएट करेगा अपने आसपास। तो दोनों की एक फॉर्मेशन की एनर्जी है, किसकी ज्यादा होगी, ये देखते हैं। रिलैक्सेशन वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट जो है कि ये है कि डिस्टॉर्शन कौन सी चीज कितना क्रिएट करेगी। ये इजाफी चीज है जिसकी जगह नहीं थी और वो कहीं घुस गया, तो उसने डिस्टॉर्शन क्रिएट की है लैटिस में। ये डिस्टॉर्शन पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये कंप्रेस करेगी दाएं बाएं की चीजों को। ये क्या है कि एक भरी हुई जगह थी, परफेक्ट सिस्टम था, वहां एक जगह खाली हो गई, ये क्या करेगा, आसपास से ये चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस क्रिएट करेगा। तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन वॉल्यूम, कितना इसका होगा कितना इसका होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि अगर किसी इंटरस्टिशियल साइट पे वही एटम जाके बैठ गया है, तो उसने जो एटॉमिक वॉल्यूम है उसको इंक्रीज किया है, उसने इंक्रीज किया है कि ऐसी जगह को जो वो जिस जहाँ जाके वो बैठा है, उसने डिस्टॉर्शन को पॉजिटिवली इंक्रीज किया है। और वेकेंसी ने क्या है कि सुकेड़ा है चीजों को। इसके साइन ऑपोजिट है, ठीक। इसका सिंबल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा है। SIA के चक्कर में हायर है, ये जाहिर हायर होगी क्योंकि छोटी जगह में ये पूरा का पूरा एक एंटिटी जाके बैठ गई है, एक एटम की, उसी साइज की जो लैटिस पे होना चाहिए था, इंटरस्टिशियल पे। ये जैसे आपने देखा कि ये एक एटॉमिक वॉल्यूम के बराबर या दो के बराबर, डिपेंडिंग कि कौन सा एटम है, ये उसके आसपास ये एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्टेड लैटिस क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर इसको भागने की और यहाँ से फारिग होने की कितनी ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा है, तो कम एनर्जी पर भी ये माइग्रेट कर जाएगा, सही। अब यहां से ये चीज भी क्लियर हो गई कि वैकेंसी के चक्कर में फॉर्मेशन एनर्जी कम है, ये चीज नेगेटिव में है, और अगेन इसका वॉल्यूम भी कम है। और इसको इसके लिए, इसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको फिल आउट करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, वो SIA के मुकाबले में ज्यादा है। क्या चीज यहाँ से साबित हुई, अब स्ट्रेस फील्ड्स हैं जिनसे जनरेट हो रही हैं इनके पड़ोस में, नंबर एक। नंबर दो, कि इनकी एक एनर्जीज है जो अपने साथ ही लेके चल रहे हैं। सिस्टम क्या चाहेगा, इन एनर्जीज को कम करे, ठीक। कैसे कम करेगा, ये मजे की चीज, ये तो हम देख चुके हैं ना। लार्ज डिस्टॉर्शंस ड्यू टू SIA रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जब डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो ये साथी ढूंढेगा कि किसी का हाथ पकड़ ले, ताकि दोनों का अपना जो जो स्ट्रेन दोनों का है वो किल आउट हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये देखिए मजे की चीज। ये FCC और BCC में दोनों अलग तरह हैं। FCC में क्या था कि अब ये मेरे पास एक FCC है, दूसरा FCC, इसमें एक एटम घुसा है। इस एक एटम ने क्या किया है,
बीच में अपनी जगह एफसीसी ने बीच में क्रिएट की, जो इसका एफसीसी था अब वो इसका बीसीसी बन गया। इसने एक ऐसी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दी है जो एनर्जी वाइज अब थोड़ी सी स्टेबल है अलोंग 111 डायरेक्शन। ये क्लियर है ये वाली चीज? अगर ये क्लियर है तो यहाँ आसान है कि ये बीसीसी में ये सेंटर में आ गया। सेंटर में तो एक होता है ना, अब ये दो आके इन्होंने ये डम्बेल की शक्ल बना ली है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को गुजारा करने के लिए किसी का हाथ पकड़ के और एक दूसरे का सहारे से जी रहे हैं। एचसीपी में अगेन ये सेंट्रल, ये एक एटम था ना यहाँ, अब इसकी जगह ये एक बाहर से आ गया इंटरस्टिशियल, तो इन्होंने दो को अकोमोडेट कर लिया। अगेन देख लीजिए यहाँ आपको वही कॉन्सेप्ट है कि ये एटम जो इंटरस्टिशियल आया है ये वही है जो लेटिस साइट वाला एटम था। ये तो था, क्या था, एक पेयर था, दो पेयर भी हो सकते हैं। ये डाई इंटरस्टिशियल कन्फिगरेशंस, मल्टीपल क्लस्टर्स, एक पेयर ये एक पेयर ये अगर ज्यादा मेरे पास डिफेक्ट्स होंगे तो वो डबल पेयर भी बना लेते हैं। इनसे क्या होता है, क्रिएटेड बाय मोबाइल SIAZ, इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ताकि मोबिलिटी इतनी हो कि ओवरकम कर लें वो इनके स्ट्रेस को और पहुंच के ऐसी कन्फिग्रेशन बना लें। एक दफा ये बना लेंगे क्योंकि हर एक इंटरस्टिशियल की अपनी एनर्जी बहुत थी। अब यहाँ क्या है, दो इंटरस्टिशियल आके बैठ गए तो बाइंडिंग एनर्जी इनकी एक रीजनेबली हाई है। इन्होंने अपनी एनर्जी को काफी कम किया है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या, अब इनको हटाना इतना आसान नहीं, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बीसीसी में ये तस्वीर है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाली जगहें हैं जहां पर ये और आसानियां ढूंढें। फर्ज करें कि कोई ऐसा इम्प्योरिटी एटम है जिसका साइज छोटा है, वो यहाँ आएगा तो क्या करेगा, वो और सुकून से रहेगा। तो these things become traps of impurity atoms, ठीक है ना, in these complexes। और अगर इम्प्योरिटी छोटी है तो बॉन्ड और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कहाँ तक स्टेबल होगा, एक टेम्परेचर तक। उससे ज्यादा गर्मी देंगे, हीट देंगे तो जाहिर है अगेन ये कोई बहुत, ये बेटर स्टेबल साइट्स है ना, स्टेबल साइट्स तो नहीं है। लेकिन अगर जो इम्प्योरिटी आएगी वो बड़ी होगी तो बॉन्ड फिर कमजोर होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। जिस तरह से ये एटम्स करेंगे इसी तरह वैकेंसीज भी इसी तरह पैटर्न अपने बनाती हैं। बुक में चीजें दी, हमने इसको स्किप किया यहाँ पे, लेकिन उनकी एनर्जी काफी कम होती है। क्यों कम होती है, कि डिसलोकेशन जो है अगर यहाँ बैठी है उसको यहाँ से जाने में कोई मसला थोड़ी है, तो डिसलोकेशन आराम से खिसक जाती है, उसकी बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है। ये ही नहीं खिसक सकता, यहाँ तो सारी साइड्स फेल है ना, ये कहाँ जाएगा, डिसलोकेशन जा सकती है। विद वैकेंसीज, ये वैकेंसीज का सिंबल बाज़ जगहों पे शायद इस्तेमाल हुआ हो कि जो बड़े सॉल्यूट एटम है या इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो वैकेंसीज को ढूंढते हैं। साइज उनका बड़ा है ना, उनको एक सीट पे गुजारा नहीं है उनका, तो उन्होंने वैकेंसी को ढूंढा ताकि जगह हमें और मिल जाए। तो ये ओवर साइज और वैकेंसी की जो बॉन्डिंग है ये भी इसकी एक बॉन्डिंग एनर्जी होती है। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये वैकेंसीज एक पैटर्न में है और इन्होंने कोई ऐसे एटम्स के साथ गठजोड़ कर लिया है जो बड़े साइज के सॉल्यूट एटम्स हैं। तो हमने क्या देखा, दो एटम्स का जोड़ देखा, दो एटम्स की कॉम्बिनेशन का जोड़ देखा। अब हम देख रहे हैं टेट्रावेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन जब ऐसे बॉन्ड बनेंगे तो क्या ये चार चार एटम डिफ्यूज कर सकेंगे? चार एटम यहाँ से डिफ्यूज करना चाहिए, चार डिफेक्ट्स, तो उनको चार साइड्स ही चाहिए ना। तो ऐसी चीजें अगर बन जाती हैं तो ये अपनी जगह बैठी रहती हैं, इनका हिलना मुश्किल है। तो दे माइग्रेट आफ्टर डिसोसिएशन और दे एक्ट एज न्यूक्लियस फॉर फर्दर क्लस्टरिंग। हमने क्या, हम ही तो जाना है हमने कि पॉइंट से लाइन डिफेक्ट की तरफ जाएं। तो ये वाली साइट्स वो होती हैं जो कि एक साइड बन जाती हैं किस चीज का, कि ग्रोथ होने का, पॉइंट से वी मूव टूवर्ड्स लाइन डिफेक्ट। ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको भी देख लीजिए, टिपिकल चीज एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हम एक एक करके डिफेक्ट पे आ रहे हैं, इनको पहचाने। ये डिफेक्ट कौन सा है, या एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है या नीचे नहीं है, दिस इज एज डिस्लोकेशन। ये पूरा लैटिस था, ये लैटिस की साइड पे खाली जगह विच इज सिंपली ए वैकेंसी, ठीक है।
मुझे रोक दीजिएगा कहीं सवाल हो तो। ये वो सिंबल्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ना। इंटरस्टिशियल इज सेल्फ इंटरस्टिशियल, अगर खुला हुआ है इसी शक्ल का है। और ये इंटरस्टिशियल क्या है? अब ये कोई इम्प्योरिटी एटम है, इसका रंग फर्क है इससे, ठीक है ना। ये क्या चीज है? ये सेल्फ इंटरस्टिशियल है, ये एक इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल है। अब ये क्या था? यहां से यहां तक मेरे पास एक लैटिस आ रहा था, यहां से आगे भी एक लैटिस जा रहा है, बीच में लैटिस गायब है। तो ये क्या है? एक वेकेंसी टाइप डिसलोकेशन लूप। गौर से देखिएगा, वेकेंसी टाइप डिसलोकेशन लूप। ऑन कॉन्ट्ररी ये क्या चीज है? ये एक इंटरस्टिशियल टाइप वेकेंसी लूप है, जहां इधर भी कोई एटम नहीं था, इधर भी नहीं था, बीच में एटम जमा हो गए। कहां से आ गए? वो जो बेघर एटम थे उन्होंने अरेंज कर लिया। कहां से बेघर थे? प्राइमरी नॉकडाउन से। सही। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी ये क्या है? ये अब साइट पे आया है, लेकिन ये वाला एटम नहीं है। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी है। ये कोई और एटम है जो आके लैटिस साइट पे बैठ गया। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये था हमारा डिसलोकेशन टाइप, सॉरी वेकेंसी टाइप डिसलोकेशन लूप। ये है इंटरस्टिशियल टाइप डिसलोकेशन वेकेंसी लूप। इन दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो सवाल पूछ लीजिएगा। ये मजे की चीज है। याद है कहाँ देखी थी ये? जब हमने प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पढ़ी थी तो जीपी जोन्स भी ऐसे ही बन रहे थे ना। तो वहीं से याद रख सकते हैं कि ये इम्प्योरिटी प्रेसिपिटेशन है। ऐसे एटम जो अब इससे फर्क थे, उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है अलग से। ठीक क्यों बना लिए? कि वो इस डायरेक्शन में जहां पे वो डिस्क की शेप में आ रहे हैं, स्ट्रेन कम था, यहाँ स्ट्रेन इस डायरेक्शन में ज्यादा बेंडिंग थी, तो वो अपने आप को एक प्लेटलेट के फॉर्मेट में ला रहे हैं। ये वही एक एटम है जिसको जगह नहीं मिली, कहीं खड़ा हो गया। सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। और ये एक इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। तो ये 8 है और इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। अगेन इन इम्पोर्टेंट थिंग। अब हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन इनकमिंग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आकर डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। और ये एक तो नहीं आ रहा ना, न्यूट्रॉन एक तो नहीं आ रहा, फिशन हो रही है तो उनकी एक भरमार आ रही है, एक रे आ रही है, एक पूरी एक बीम ऑफ न्यूट्रॉन से जो निकल रहे हैं। हम क्या कैसे याद रखते हैं? किस वर्ड से? फ्लक्स से। फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो फ्लक्स एक 15 साल तक एक रिएक्टर चलता रहे, और 15 साल तक जो फ्लक्स आता रहे, उसके लिए क्या टर्म थी? फ्लुएंस थी। फ्लुएंस थी। तो अब ये 3 किस्म के रिएक्टर्स हैं। ये लॉस एलामोस का एक रिएक्टर है, ये और बाकी रिएक्टर्स हैं जिन पे नोट में इनकी इनकी तफसील कुछ है, इनकी सिर्फ गर्ज नहीं। फर्क ये है कि ये मुख्तलिफ रिएक्टर्स हैं जहां पर के न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं, इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ है। ये अलग अलग किस्म के रिएक्टर्स हैं ये। तो इनके अरे की अगर मैं फ्लुएंस से प्लॉट करूं, तो फ्लुएंस के साथ मैं ये देखूंगा कि इनकी एक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती जा रही है? डिफेक्ट बढ़ रहे हैं। डिफेक्ट कहाँ से बढ़ रहे हैं? डिफेक्ट न्यूट्रॉन्स डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो जब डिफेक्ट बढ़ते हैं तो डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। ठीक है। वी आर मूविंग फ्रॉम डैमेज टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, फ्रॉम रेडिएशन डैमेज टू रेडिएशन इफेक्ट। सही है। तो ये क्या चीज थी? ये हमारे पास फ्लुएंस है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है? विद विद द जो डोज इनको मिल रही है, जो फ्लुएंस इन चेंज हो रही है। और हर रिएक्टर का एक अलग कर्व है। अलग कर्व क्यों है? क्योंकि इस रिएक्टर के जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम कोई और है, इसका कोई और है, इसका कोई और है। ठीक है। अब अगर मैं इसको एक नई टर्म दूं, विच इज डीपीए, डिस्प्लेसमेंट पर एटम, डिस्प्लेसमेंट्स पर एटम, कि एक एटम अपनी जिंदगी में उसको कितनी दफा हिजरत करनी पड़ी, कितनी दफा हिजरत करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो फ्लुएंस आ रही है उसमें एनर्जी कितनी। तो अगर मैं इस किस्म की एक टर्म इंट्रोड्यूस कर लूं, तो मैं देखता हूं मेरे तीनों कर्व एक ही लाइन पे आ गए। क्यों आ गए एक ही लाइन पे? कि अब डैमेजिंग इफेक्ट तीनों का मैंने एक ही पैरामीटर पे ले लिया है। ये स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर थी,
कहने का मकसद ये है कि इंट्रोड्यूस करना है एक टर्म को विच इज डीपीए। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि डैमेज जो एटॉमिक स्केल पे था, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे था, उसका जो इफेक्ट मैक्रोस्कोपिक स्केल पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, जो भी इन रिएक्टर्स की एक्सपोजर लाइफ होगा इन मटेरियल्स का, तो उसमें क्या हो रहा है। तो लेट अस डिफाइन डीपीए, डिस्प्लेसमेंट पर एटम, which is a better measure of radiation damage. Radiation damage. ये क्या है? It is the number of times that a atom is displaced. कितनी दफा एक एटम को अपना घर छोड़ना पड़ा। किराए के मकान में रहते हैं, 3 साल बाद घर छोड़ देते हैं। जितनी फ्लुएंस ज्यादा होगी, ठीक है ना, जितनी फ्लुएंस एनर्जी, उनको धक्का देने की एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी दफा उन्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये चीज क्या करती है? ये फिर मैं उतने ही डिफेक्ट्स जनरेट करती है। इन फेरेटिक स्टील्स फॉर एग्जांपल, कि ये डिफेक्ट जितने ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, मटेरियल का ब्रिटल नेचर जो होगा बढ़ता चला जाएगा, ब्रिटल नेचर बढ़ता जाएगा। दिस इज क्रिटिकल। जो पूरी साइंस है इसको इवॉल्व होने की, विच इज कॉल्ड रेडिएशन मटेरियल साइंस। आप मटेरियल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये ब्रांच है मटेरियल साइंस की, जो क्या करती है, जो डिस्क्राइब करती है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इन टर्म्स ऑफ डीपीए। इन टर्म्स ऑफ डीपीए हमने आज ये चीजें देखी हैं। और अब हमने यहाँ से शिफ्ट कहाँ होना है? हमने होना है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन आया, उसने एक डिस्प्लेसमेंट कास्केड बनाया था। उसके अंदर क्या चीजें थी? उसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट्स थे। ये चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी। ट्रांसम्यूटेशन और गैस फॉर्मेशन हमने नहीं पढ़ी, इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक कास्केड बना क्लस्टरिंग की वजह से, जिसके अंदर डिफेक्ट्स थे। ये डिफेक्ट जो थे ये कन्वर्ट होंगे, अगेन अगले लेक्चर में आएगा, इनटू डिसलोकेशन लूप्स एंड नेटवर्क्स। और एक दफा डिसलोकेशंस का नेचर बदलना शुरू हो गया ड्यू टू ऑल दीज प्रोसेसेस, तो अब माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उनका असर यहाँ पर होगा। ये हमारे 2-3 लेक्चर्स का एक समरी है। जब ये चीजें चेंज होंगी तो होगा क्या? डिफेक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद फ्लुएंस, ये आपने देख लिया आज। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन अकर्स, कि न्यूट्रॉन जब घुसता है जिगर में, किसी एटम के न्यूक्लियस में घुसता है, तो फिर क्या करता है, नए एलिमेंट्स जनरेट कर देता है। अब नए एलिमेंट का मतलब केमिकल रिएक्टिविटी इज चेंज। इन सब चीजों की वजह से डिफ्यूजन रेट इज इंक्रीजिंग। इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम न्यू फेजेस फॉर्म। ये मजे की चीज है, सिर्फ इक्विलिब्रियम ही नहीं बनेंगे, वो फेजेस भी बन सकते हैं जो क्या हो, जो इक्विलिब्रियम डायग्राम में शो ना होते हो। और इम्प्योरिटीज ट्रांसमिटेशन तो है ही ना। अल्टीमेटली दिस होल थिंग इज ए फंक्शन ऑफ फ्लक्स, टाइम, कितनी रेडिएशन हुई है, इन दोनों को मिलके क्या चीज बनती है, फ्लुएंस बनती है, एंड टेम्परेचर, जो रेडिएशन का टेम्परेचर होगा। इन चीजों को बनके जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया था, इट वाज डीपीए। तो हियर वी कंक्लूड। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का? नो सर। गुड। तो यहाँ हम इसकी रिकॉर्डिंग को कंक्लूड कर